समय है आर्ट्स फैकल्टी के गेट पर और आप देख रहे होंगे, थोड़ा दिखाइए कि ये बच्चे अभी भी लगातार यहाँ पर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है कि अब तो कैंपस खोल दो। मंदिर खुल गए, मस्जिद खुल गए, गुरुद्वारे खुल गए, इस तरह के तमाम बैनर्स लगे हुए हैं, तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी खुल गई, लेकिन ड्यू नहीं खुला। ड्यू के वीसी ने ये वादा किया था कि दीपावली के बाद वो कैंपस खोल देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी कैंपस नहीं खुल रहा है। इस संबंध में कोई आदेश अभी नहीं आया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग भी 10 दिसंबर को होगी और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उस मीटिंग में भी इस विषय पर चर्चा होगी। आइए हम इन बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी डिमांड क्या है और क्यों ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कैंपस खुले। जी देखिए, आप जानते हैं कि आज आप चारों तरफ देखिए, कैंपस के सब कुछ खुल चुका है, सारी दुकानें खुल चुकी हैं, रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं, सब कुछ खुल चुका है। बट आज इतने 1-1.5 साल से ऊपर को होने को आया और अब तक यूनिवर्सिटी बंद है। ये बोलते हैं कोविड का बहाना है, पर वही कोविड के बीच में सिनेमा हॉल्स खुले हैं, लिकर शॉप्स खुली हैं, बसेस मेट्रो में भी 100% सिटिंग अलाउड है। तो हम यही सवाल पूछते हैं कि केवल क्या यूनिवर्सिटी में ही कोविड खुलेगा? आप जानते हैं, हम देख रहे हैं कि इतना ड्रॉप आउट रेट, बल्कि डिजिटल डिवाइड ज़बरदस्त है। आप किसी भी ऑनलाइन क्लास में जाके देख लीजिए, 5, 10, 15 बच्चों से ज़्यादा बच्चे क्लास लेते नहीं। 70 बच्चों की क्लासेस में 70 बच्चे की क्लास में बच्चे क्लास लेते ही नहीं। तो ये बहुत हाई टाइम है कि यूनिवर्सिटी स्पेसेस भी खोला जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो एग्ज़ाम भी हो रहे हैं ऑनलाइन हो रहे हैं, बच्चे भी उसमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती और ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाई नहीं होती। तो बहुत ज़रूरी है कि आज के समय में जल्दी से जल्दी कैंपस खोला जाए। लेकिन कोरोना का तो डर भी है, तो ऐसी स्थिति में कैंपस खोलना ठीक रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी डिमांड ये नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी कैंपसेस कल खोल दें। हमारी डिमांड ये है कि आप एटलीस्ट एक नोटिफिकेशन जारी करें, जो तमाम बच्चे उत्तर प्रदेश, बिहार और इन सभी क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें यहाँ पे आने का मौका मिले, अपने फ्लैट्स, पीजीज़ वगैरह देखने का मौका मिले। यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों को वैक्सीनेशन अभी तक नहीं लग पाए हैं, जिन बच्चों को अभी तक वैक्सीनेशन नहीं मिले हैं उनके घरों में, वो जा पाएँ। और यूनिवर्सिटी के हर एक कॉलेज में एक वैक्सीनेशन सेंटर तो होना ही चाहिए, जिसके थ्रू उन लोग एक वैक्सीनेशन जो उन्हें घर पे नहीं मिला, एटलीस्ट इन कैंपस में मिल जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको इतनी ही चिंता होती कोविड की, तो आपने जो तमाम चीज़ें खोल के रखी हैं, आपने जो तमाम नॉन एसेंशियल चीज़ें खोल कर रखी हैं, लिकर शॉप, सिनेमा हॉल्स एक्सेट्रा, ये सभी जो चीज़ें हैं उन सब पे आपको सबसे पहले ताला लगाना चाहिए था। पर सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी कैंपस को बंद रखना और बाकी सभी चीज़ें खोल देना, ये दिखाता है कि एक तरीके का पॉलिटिकल एजेंडा एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का एक तरीके से, जिस तरीके की मिली भगत है, जिस तरीके से वो दोनों काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर तरीके का पॉलिटिकल एजेंडा जो है उनका वो पास हो सके। लेकिन ऑनलाइन क्लास चल रही है मैम, तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसमें बहुत दिक्कत है। बोला तो ये जाता है कि एक सुविधा है, आप अपने घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली दुविधा ही है स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट ईयर हम लोगों ने एक सर्वे किया था स्टूडेंट्स के बीच में। उस सर्वे में हमने ऐसे कुछ सवाल रखे थे कि आपको कुछ परेशानी है ऑनलाइन क्लासेस से कि नहीं। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा कि 76% स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि उनके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो अगर इतना बड़ा हिस्सा छात्रों का ये बोल रहा है कि उनके पास इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लास लेने के लिए, तो बच्चा क्लास लेगा कैसे? दूसरी बात देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और यहाँ स्टूडेंट्स इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ की फ़ीस बहुत कम है। और एक पब्लिक यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि वहाँ पे जो एजुकेशन मिल रही है वो क्वालिटी एजुकेशन हो और वो सबके लिए एक्सेसिबल हो। और हम ये जानते हैं कि बहुत ही मार्जिनाइज सेक्शन से बच्चे यहाँ आते हैं जिनके पास शायद स्मार्टफोन भी ना हो। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास करना मतलब कोई बहुत ही बेकार ऑप्शन है, वो उनको बेसिकली पब्लिक एजुकेशन से एक्सक्लूड कर रहा है। आप देखिए ना, एग्जाम्पल लास्ट ईयर ही स्टूडेंट है LSR की ऐश्वर्या रेड्डी, उन्होंने सुसाइड किया, जिसको हम सुसाइड भी नहीं बोलते, इंस्टीट्यूशनल मर्डर बोलते हैं, क्योंकि DU इंस्टीट्यूशन ही उनके सुसाइड का जिम्मेदार है। वो उनके पेरेंट्स वर्किंग क्लास फैमिली से आते हैं, वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का दौर था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी कोई मदद नहीं की, तो उन्होंने सुसाइड करना ही उनके पास एक ऑप्शन था। तो इस तरह की परेशानियां स्टूडेंट्स को आ रही हैं और हमारे देश का जिस तरह का स्ट्रक्चर है, जिस तरह की सोसाइटी है इंडिया की, इतना डेवलप नहीं हुआ है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को यहाँ पे लागू कर सकें। आप लोग VC साहब से मिले तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने अपनी तरफ से मतलब कोई पहल नहीं करी है कि ड्यू को फिर से रीओपन किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने भी यही बात है कि जब सब खुल चुका है तो ड्यू क्यों रीओपन नहीं हो रहा है, और कि जब 2.5 साल से बंद है सब चीज़, और अब जैसे ही कोरोना ख़त्म होता है सबसे पहले क्या खोली जाती है? शराब की दुकानें खोल दी जाती है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में बात आती है तो कहते हैं कि हम देखेंगे। और जैसे कि आप और स्टेटों में देखें, उत्तर प्रदेश हो गया या और भी स्टेट में देखें, तो 3-4 महीने से यूनिवर्सिटी खुली हुई हैं और दिल्ली में भी स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं खुली है।
तो वीसी साहब की तरफ से मतलब कोई पहल नहीं है कि वो कब यूनिवर्सिटी खोलेंगे अभी तक। लेकिन ओमिक्रॉन का जो संकट है, फिर उसको देखते हुए ओमिक्रॉन की बात यह है कि पहली बात तो जैसे हमने बोला कि अगर वैक्सीनेशन की ज़रूरत है तो वैक्सीनेशन को बच्चों को वहाँ पे कॉलेजेस में दिलवाने की बिल्कुल ज़रूरत है और उन्हें दिलाना चाहिए। और जिन बच्चों को ये वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हो पाई है उसके लिए सबसे अच्छा जो साधन हो सकता है वो ये हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जब आ रहे हैं, देख रहे हैं, उस तरीके के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जा रहे हैं और उसके बाद उन्हें वैक्सीनेशन मिले तो उसके बाद वो जाकर एटलीस्ट एक इन्वायरमेंट में जहाँ पर वो वापस जाएंगे, अपने फ्लैट्स वगैरह पे वापस जाएंगे, इस इन्वायरमेंट में रह सकते हैं जिसके थ्रू उन लोगों को जो वैक्सीनेशंस मिले हैं उससे वो सेफ़ रह सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये सभी तमाम चीज़ें ओमिक्रॉन वगैरह जो जितने भी तमाम नए वेरिएंट्स की बात की जा रही है उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मुद्दा ये होना चाहिए कि अभी तक आप बात कर रहे हैं कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं। आप ये बोलते हैं कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन रेट मतलब हो चुके हैं और सभी लोगों को मिल चुके हैं, तो या तो आप इस बात पे झूठ बोल रहे हैं कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं या आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि डीयू प्रशासन इस चीज़ के लिए सशक्त नहीं है कि वो वैक्सीनेशन दे सके स्टूडेंट्स को। अब इन दोनों बातों का अगर कोई भी मतलब है तो इसका मतलब ये है कि सरकार को अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए और उस पहल में कमी जो है वो सरकार जानबूझ के कर रही है ताकि ओमिक्रॉन के नाम पर ये तमाम जो अलग अलग फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं उसके आने पर बंद रखा जा सके। एक तरीके से आप रेट्स जारी कर सके कि देखिए इस फेस्टिवल में इतना रेट इंक्रीज़ हुआ कोविड वायरस में। तो सवाल यह है कि जो संस्थान है जो रिस्पॉन्सिबल है इन वैक्सीनेशंस को प्रदान करने के लिए, उस इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए वो संस्थान आज क्या कर रहे हैं। अगर वो संस्थान ऐसे ही बैठे रहेंगे तब तक जो स्टूडेंट्स आज तक दिल्ली से जो नहीं हैं वो उन्हें ना ही वैक्सीनेशन मिल पाएगी, जो एक ज़रिया है कैंपस में आने का वैक्सीनेशन लेने का वो भी नहीं मिल पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जब तक डीयू वीसी एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को क्लियर नहीं कर देता है कि क्या वो स्टूडेंट्स के साइड में है, क्या वो सच में चाहता है कि स्टूडेंट्स को वैक्सीनेशन मिले, या वो एनईपी एफआईयूपी जो तमाम चीज़ें जो लोग जो पारित करने की कोशिश कर रहे हैं उसको बिना डिस्कशन और डिबेट के करना चाहते हैं। यहाँ पर जो उन लोगों का इंसेंटिव है, जो उन लोगों का मन है जो करने का, वो वैक्सीनेशन दिलाने का नहीं है, ये ओमिक्रॉन का संकट की वजह से नहीं है, पर इसलिए है ताकि बिना डिस्कशन के एनईपी एफआईयूपी तमाम चीज़ों को पारित किया जा सके और किसी चीज़ के लिए। एक चीज़ और भी कहा जा रहा है मैडम, आपसे पूछूंगा कि आप लोग किसी मतलब एक दल विशेष के मतलब कहने पर यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये सिर्फ एक राजनीति हो रही है। देखिए, पहली बात तो ये जो सवाल है कि हम किसी दल विशेष के, हाँ सही बात है, हम लोग सब आइसा के मेंबर हैं। आइसा एक छात्र संगठन है और डीयू में जब भी ऐसी कोई एंटी स्टूडेंट पॉलिसी लागू की जाती है या ऐसी कोई भी कोशिश की जाती है, कोई भी ऐसी बातचीत होती है जो छात्रों के हितों के खिलाफ है, तो आइसा उसके खिलाफ लड़ता है। दूसरी बात, राजनीति करने की बात है तो हमारा सवाल यही है हर किसी से कि राजनीति करने में बुराई क्या है। हमारे प्रधानमंत्री जब छात्र थे उनका भी ऐसा कहना है कि उन्होंने राजनीति की है, उन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है। आप इस समय कैबिनेट में देख लीजिए, तमाम जो मिनिस्टर्स बैठे हैं वो अपने दौर में, उनमें से बहुत सारे लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पास आउट है, वो लोग अपने दौर में स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे, AVP के मेंबर थे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे किसी एक दल विशेष की राजनीति करने से नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ पर किसी लेफ्ट प्रोग्रेसिव स्टूडेंट की राजनीति करने की, क्योंकि AVP भी डीयू में राजनीति करता है। आप यहाँ से सामने देख लीजिए, वो भी अपना बोर्ड और बैनर लगा के वहाँ बैठा है, लेकिन उनसे जाके कोई ये सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि वो लोग जो राजनीति करते हैं वो सरकार के फेवर में करते हैं। सरकार जो भी ऐसी पॉलिसीज़ लागू करती हैं जो कि जनता या छात्रों के हितों के खिलाफ है, वो लोग उसके फेवर में प्रोपोगेशन करते हैं और उसके खिलाफ जो बोलते हैं उन छात्रों के साथ मारपीट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर लाइब्रेरी सेट की है, इस लाइब्रेरी में कुछ किताबें रखी हैं। एक किताब है जिसमें RSS को पहचानिए, उस किताब का नाम है, और वो किताब आप उसे पढ़ेंगे, उस किताब में आपको RSS की असलियत लिखेगी। अक्सर ऐसा होता है कि AVP के जो छात्र हैं वो आते हैं, उस किताब को उठते हैं और हम लोगों से बहस करने लगते हैं। कुछ ही दिन पहले आए थे 2 छात्र AVP के, हम लोगों से बहस कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, हम लोग को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जब एवरीथिंग इज़ पॉलिटिकल, जब इस तरह की राजनीति यहाँ पे कैंपस में की जाएगी, एक जो नफरत का मॉडल है RSS का, उसी नफरत के मॉडल को AVP हमारे कैंपस में भी इम्प्लीमेंट करना चाहता है। तो उस तरह की राजनीति को काउंटर करने के लिए हम लोग लेफ्ट की राजनीति करते हैं, हम लोग प्रोग्रेसिव राजनीति करते हैं, हम लोग उस तरह की राजनीति करते हैं जो ये कहता है कि इस समाज में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, इस समाज में सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। और हम लोग बिल्कुल इस चीज़ को प्राउडली बोलते हैं, ये कुछ छुपाने की बात नहीं है। इस तरह की राजनीति छात्र हित की राजनीति, और हम इसे करते रहेंगे जब तक हमारा कैंपस नहीं खुलता, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन मैडम, इसमें जो है वो तमाम जो छात्र संगठन हैं वो एक मंच पर क्यों नहीं आ रहे हैं?
देखिए, जितने भी प्रोग्रेसिव जो संगठन ये मानते हैं कि कैंपस खुलना चाहिए, जो संगठन ये मानते हैं कि शिक्षा का व्यापार नहीं होना चाहिए, वो सारे संगठन यहाँ पे हैं। अब जो संगठन सरकार की दलाली करता है, जो संगठन वीसी के साथ जाके फ़ोटो खिंचवाता है बुके उसको देकर, आप एबीवीपी का ट्विटर पेज चेक कीजिए, उसमें फ़ोटो है बाकायदा। जो संगठन छात्रों के साथ मारपीट करता है, कुछ साल पहले यहाँ रामजा से मारपीट हुई थी छात्रों के साथ, क्योंकि छात्रों ने एक डिस्कशन रखा था जिसमें उमर खालिद और शैला राशिद को बुलाया गया था। तो उस तरह के संगठन कभी छात्रों के बारे में सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी विचारधारा ही यही है कि उनको एक समुदाय की, एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर जेंडर की हेजेमनी बना के रखनी है। तो उस तरह के छात्र संगठन छात्रों के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, और ये आज की बात नहीं है। सब लोग जानते हैं कि एबीवीपी किस तरीके से काम करता है, सब लोगों ने एबीवीपी को देखा है इस कैंपस में। एबीवीपी बेसिकली अखिल विद्यार्थी परिषद नहीं है, वो आओ विद्यार्थियों को पीटो संगठन है, हम उसको यही बोलते हैं। और उस संगठन में छात्र नहीं है, गुंडे हैं, ठीक है। और उनका काम ही है कि जो भी छात्र सरकार के खिलाफ बोले, भाजपा के खिलाफ बोले, मोदी के खिलाफ बोले, उनके साथ मारपीट करे। तो वो इस आंदोलन का कभी हिस्सा बनेंगे नहीं। और ड्यू के आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई भी आंदोलन हो, चाहे फ़ी हाइक के खिलाफ हो, जब हम लोग यूजीसी के बाहर बैठे थे 90 दिन के लिए, जब 2014 में FYUP लागू किया गया था, मतलब ऐसा बिल जो पार्लियामेंट से पास हो गया, उस बिल को ड्यू के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करके उल्टाया, तब भी आपको इस तरह के छात्र संगठन एबीवीपी जैसे नहीं दिखेंगे, क्योंकि इनका काम ही वो नहीं है। इनका काम है कि ये ड्यू में आरएसएस की विचारधारा को फैलाए, नफरत को फैलाए, ठीक है, और इस तरह का माहौल करे कि ड्यू का एक जो लेगेसी है डिबेट और डाइसन का, वो ख़त्म हो जाए। तो हमें ना तो इनसे उम्मीद है और ना तो ये लोग आने वाले हैं। बाकी ड्यू के कॉमन स्टूडेंट्स इस आंदोलन के साथ हैं। अब कल हमारा 30 दिन पूरा हुआ, आप देखते काफ़ी छात्र आए थे, काफ़ी बड़ी संख्या में, बहुत अच्छा मार्च हुआ। और रोज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, रोज़ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिन्होंने अभी एडमिशन लिया वो लोग आ रहे हैं, और सब ये चाहते हैं कि कैंपस खुले, ठीक है। और कैंपस खुले, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए खुले, फेजेस में खुले, लेकिन हमको एक गारंटी मिले कि कैंपस खुलेगा। हम ये चाहते हैं। हम लोग इनके मतलब ये जो गोल गोल हमें घुमा रहे हैं उससे परेशान हो गए। हमें एक गारंटी दी जाए कि कैंपस जनवरी में खुलेगा, कब खुलेगा, ताकि हम लोग उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकें। तो ऐसा कुछ आश्वासन आप लोगों को मिल रहा है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है। जब हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे 5 दिन, तो उसके बाद प्रॉक्टर आए, और प्रॉक्टर ने ही हमसे ये बोला कि 1 हफ्ते के अंदर हम सर्कुलर ले आएंगे। तभी हम लोग उस भूख हड़ताल से उठे। 1 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि प्रॉक्टर ये बोल रहे हैं, रजिस्ट्रार ये बोल रहे हैं कि DDMA ने हम लोगों को परमिशन ही नहीं दी है। मतलब जब हम भूख हड़ताल में बैठे थे तब तो ऐसी कोई बात हुई नहीं। और आप DDMA का वेबसाइट खोल के देख लीजिए, इस टाइम पिछले साल का लास्ट सर्कुलर वहाँ पे अपलोड हुआ है। उसके अलावा ऐसा कोई सर्कुलर उन्होंने नहीं जारी किया DDMA ने, जो ये कह रहा है कि 50% से ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब हवा में आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं मीडिया को जाकर। ये बात आप पहले नहीं बोल रहे थे, जब हम लोगों ने अपनी स्ट्राइक चालू कर दी फिर से, तब आप बोल रहे हैं। कल हम लोग VC से मिलने गए, VC वहाँ मौजूद ही नहीं है, VC 4 घंटे बाद आ रहे हैं। मतलब ये इतनी शर्म की बात है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जो कि यूनिवर्सिटी का हेड होता है, उसके ऑफिस के बाहर 30 दिन से ज़्यादा बच्चे बैठे हैं, इतनी ठंड में, इतना बीमार है। हम में से बहुत लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, लेकिन वाइस चांसलर आकर हमसे मिलने को तैयार नहीं है। बहुत ही शर्म की बात है। मतलब आप देखेंगे तो एक तरफ ये बहुत ही हिस्टोरिक आंदोलन है कि इतना बढ़िया आंदोलन चल रहा है, लेकिन एक तरफ कल का दिन ड्यू के लिए काला दिवस भी था, क्योंकि ड्यू के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी के इतिहास में नहीं हुआ होगा। तो इससे ये समझ आता है कि वाइस चांसलर जो है, जैसा कि इशित वो बता रहे थे कि उनका क्या एजेंडा है, वो किसकी तरफ है, वो छात्रों की तरफ तो नहीं है। और उन पर इस समय बहुत प्रेशर भी है, इसलिए वो यहाँ पुलिस को खड़ा कर देते हैं, डिटेन करने की धमकी देते हैं। हमारे काफ़ी साथियों पर FIR हो चुकी है इस समय। और हम लोगों को कुछ टाइम पहले ही डिटेन किया गया था, पुलिस उठा के ले गई थी। तो इस तरीके के टैक्टिक्स से हमको यहाँ से भगाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको भी ये पता होना चाहिए कि हम ड्यू के स्टूडेंट हैं, और हम लोग भगत सिंह, अम्बेडकर को पढ़ते हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं, और उन्हीं की विचारधारा से हम ये सीखते हैं कि किसी भी तरह की इनजस्टिस के खिलाफ होना बहुत ज़रूरी है। और ये इनजस्टिस तो हमारे साथ ही हो रहा है। तो हमारा ये आंदोलन इसी चीज़ के लिए है कि कैंपस तो खुले ही खुले, लेकिन आने वाले दौर में ड्यू का जो एक स्पेस है वो कैसा होगा, एक आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी, वो आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी भगत सिंह और अम्बेडकर के विचारों का ही होगा, जहाँ पे हर इंसान अपनी बात रख सके, जो सबके लिए एक्सेसिबल हो। इसलिए इस आंदोलन को चलाना बहुत ज़रूरी है, और हम इस आंदोलन को चला रहे हैं ताकि आने वाला जो जनरेशन है उसको ड्यू का एक अच्छा स्पेस मिले। देखिए, शाम हो रही है और कड़ाके की सर्दी भी है, लेकिन इन बच्चों का उत्साह जो है वो कम नहीं पड़ रहा है, और इन्हें पूरी उम्मीद है
कि विश्वविद्यालय प्रशासन इनकी बात सुनेगा, मानेगा और विश्वविद्यालय कैंपस में फिर से एक बार चहल पहल होगी। आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।